हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नितिन ढींगरा और आज जो हम आपके लिए लेक्चर लेकर के आए हैं वो है लास्ट लेक्चर क्लास 10 का चैप्टर नंबर नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके 3-4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लो और आई लिंक पे बटन आएंगे अभी, वो देख लें आप। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो चैप्टर का लास्ट पार्ट है नेशनलिज्म इन इंडिया। इससे पहले मैंने आपको क्या क्या पढ़ा है, इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बाद मैंने आपको वीडियो दी है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, उसके बाद मैंने आपको वीडियो दी है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसको हम CDM कहते हैं। CDM की लिमिटेशन से कमियां क्या थी CDM में और क्या क्या अच्छी बातें थी, पहले वो बता देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ लास्ट का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था CDM में क्या क्या अच्छी बातें थी। CDM में अच्छी बातें ये थी कि महात्मा गांधी ने जब CDM स्टार्ट करना था तो उससे पहले महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन, जो कि गवर्नमेंट के उस टाइम पे पूरे इंडिया के वाइस रॉय थे, उनको एक लेटर लिखा। उनको लेटर लिखा 30 जनवरी को, ठीक है, फिर 1930 में। तो जो वो लेटर लिखा था उस लेटर में उन्होंने ना 11 डिमांड्स करी थी, 11 डिमांड्स। और जो ये 11 डिमांड थी ना, ये पूरी की पूरे इंडिया को इंक्लूड करके लिखी गई थी। मतलब उस डिमांड में ध्यान रखा गया कि इंडस्ट्री के जो मालिक हैं उनको भी ध्यान रखा गया, उसमें ध्यान रखा गया कि जो किसान हैं उनके बारे में भी रखा गया, उसमें ध्यान रखा गया हर एक क्लास का, वुमेंस का, सबका ध्यान रखा गया, ताकि सब के सब ये फील करें कि हम यूनाइटेड हैं। हमारे बारे में भी बात हो रही है, इसके बारे में बात हो रही है, इसके बारे में बात हो रही है, तो सभी के सभी इकट्ठे हो सकें, कलेक्टिव एक्शन लिया जा सके। ये कलेक्टिव एक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, महात्मा गांधी की फीलिंग थी। ये कलेक्टिव एक्शन इतना स्ट्रॉन्ग करा जाए कि रूट्स जो हैं वो उनकी, जो ब्रिटिशर की रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो हिल जाएँ। ये उनकी थिंकिंग थी। बट ये थिंकिंग होने के बावजूद भी इसमें कुछ कमियां रह गई। वो कमियां भी हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम क्या है स्टूडेंट्स? लिमिट्स या फिर लिमिटेशंस ऑफ CDM। CDM शॉर्ट फॉर्म है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। डिसओबीडियंस का, जब आप कोई लेटर लिखते हो, आपने लिखा भी होगा, लिखते हो आप योर्स ओबीडियंटली। ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। डिसओबीडियंट का मतलब मैं आपकी आज्ञा, आपका ऑर्डर नहीं मानूंगा। और सिविल डिसओबीडियंस का मतलब जो भी ब्रिटिशर ने लॉ बनाए हैं वो हम फॉलो नहीं करेंगे। इसका मतलब ये था। तो सबसे पहले क्या किया था महात्मा गांधी ने, कमेंट करके बताओ, जिससे शुरुआत हुई थी CDM की। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिमिट्स पढ़ते हैं। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बहुत अच्छे से चल रहा है। उसमें लगभग काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, उसमें मर्चेंट्स, उसमें मतलब सब इंक्लूड हो रहे हैं। वुमेंस भी आ रही हैं, स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, लॉयर्स भी आ रहे हैं। बट कुछ लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। वो कौन है? उनको उस टाइम पे बोला जाता था अनटचेबल्स, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी उस टाइम पे बहुत पॉपुलर थी। तो अनटचेबिलिटी क्या थी? वो अनटचेबिलिटी कुछ लोगों का ग्रुप था जिसको हायर क्लास के हिंदूज अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करते थे, ठीक है। तो ये जो अनटचेबिलिटी थी, ये जिन लोगों के साथ फील करी जा रही थी, वो लोग CDM में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो अच्छा, CDM में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे तो और क्या हो रहा था? जिन लोगों को अनटचेबल कहा जाता था उनको बहुत जगह जाने की मनाही थी। जैसे उनको टेंपल में जाने नहीं देते थे, उनको कुछ किसी होटल में जाने नहीं देते थे, ऐसे करके बहुत सारी उनके ऊपर पाबंदियां लगाई हुई थी। तो जब इतनी पाबंदियां लगाओगे यार, तो वो आपको सपोर्ट कैसे करेंगे? तो वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपका CDM चल रहा है, पर अनटचेबल्स, जिनको 1930 में दलित्स कहने लगे, ठीक है, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो दलित इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं भाई। तो जो दलित लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, और आप उनको कहीं मंदिर में भी नहीं जाने देते हो। तो वो लोग क्या सोचेंगे? वो अपनी अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचेंगे ना, कि हम कैसे बढ़ें सोसाइटी में। तो उन्होंने सोचा कि हमें सोसाइटी में बढ़ना है तो एक तरीका क्या हो सकता है कि हम पॉलिटिकल, जो राजनीतिक है, अपलिफ्टमेंट कर लें, अपनी एम्पावरमेंट कर लें। मतलब अगर हमें जो गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिशर्स हैं, उनके साथ बैठने का मौका मिले, उसके साथ बैठने का चांस मिले, तो हम एम्पावरमेंट आ जाएगी, हम पावरफुल हो जाएंगे। जब हम पावरफुल होंगे तो हम अपने लिए कोई रूल्स बना सकेंगे, अपने लिए कोई एक्शन ले सकेंगे। ये उनकी थिंकिंग थी, ठीक है। तो इस थिंकिंग पे चलते चलते
क्या क्या हुआ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और स्टूडेंट्स एक बात और, ये जो नोट्स हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये नोट्स आपके फाइनल जो आप रिटर्न पेपर दोगे उसमें काम आएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो जो नोट्स में मैंने लिखा है वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो लिमिट्स क्या थी उसकी, अनटचेबल्स क्या कर रहे थे, सीडीएम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। सो अनटचेबल स्टार्टेड टू कॉल दलित अराउंड 1930, अपने आप को उन्होंने 1930 के अराउंड दलित कहना शुरू किया, और वो लेस पार्टिसिपेशन शो कर रहे थे किसमें, सीडीएम में। अच्छा, जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ऑल्सो इग्नोर्ड देम, यानी कि कांग्रेस उनको इग्नोर कर रही थी। क्यों इग्नोर कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस में जो लीडर्स थे वो हाई क्लास हिंदूज थे, ठीक है, हाई कास्ट के हिंदू थे, ठीक है। तो कांग्रेस सोच रही थी कि अगर हम इनको अनटचेबल्स को इंक्लूड करेंगे तो हो सकता है कि ये हमारा साथ छोड़ दें और कांग्रेस टूट जाए, तो कांग्रेस इसलिए इनको नहीं ले रही थी। बट महात्मा गांधी ने उन्हें कहा कि ये दलित नहीं है, ये है हरिजन। हरि मतलब भगवान, जन मतलब उसके बच्चे, ये भगवान के बच्चे हैं, दीज आर द चिल्ड्रंस ऑफ द गॉड। और इनके लिए कुछ स्टेप्स किए उन्होंने। क्या स्टेप्स किए, जैसे महात्मा गांधी क्या करते थे, अपने घर की क्लीनिंग खुद करते थे, टॉयलेट खुद साफ करते थे, ताकि जो हायर कास्ट के बंदे हैं, जो अपने आप को हायर कास्ट समझते थे, वो ये समझ सकें कि क्लीन करने से कोई छोटा नहीं हो जाता, कोई छोटी कास्ट का नहीं हो जाता, क्लीनिंग तो सब कर लेते हैं, क्लीनिंग सबको करनी चाहिए। तो महात्मा गांधी ने इनके लिए बहुत छोटे छोटे सत्याग्रह भी किए ताकि इनको जो सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट मिल सके। तो महात्मा गांधी इनके लिए पूरा सपोर्ट कर रहे थे। तो महात्मा गांधी ने हरिजन्स इनको कहा, एंड परसुएडेड अपर क्लास टू क्लीन देयर हर्ट एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी। महात्मा गांधी ने कहा कि अपना हर्ट, अपने दिल को साफ करो, और ये जो अनटचेबिलिटी का पाप आप कर रहे हो ना, इसको छोड़ दो, तो रिमूव इट। सो अब मैनी दलित लीडर थॉट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस। तो मैंने आपको बताया था, दलित लीडर्स ने सोचा कि अगर हम पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से और ऊपर बढ़ जाएं, हम अच्छे एमएलए एमपीज बनने लगें, तो हमारे लिए अच्छा होगा और हम अपनी सोसाइटी में अपनी पोजीशन को अच्छा कर सकेंगे। देयरफॉर दे स्टार्टेड डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इसीलिए उन्होंने अपने लिए अलग से इलेक्शन की डिमांड कर दी अंग्रेजों से। जैसे मुस्लिम भी कर रहे थे कि हमें अलग से इलेक्टोरेट चाहिए, हम भी अलग से इलेक्शन करना चाहते हैं, ऐसे ही दलित्स ने भी अपनी डिमांड रख दी। तो जब इन्होंने अपनी डिमांड रखी, तब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप बताओ कौन गए थे, महात्मा गांधी गए थे कांग्रेस की तरफ से, और दलित को रिप्रेजेंट कर रहे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वहाँ पे डिमांड कर रहे हैं लंदन में कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। महात्मा गांधी की उनसे आपस में थोड़ी बहस हो जाती है। जैसे ही महात्मा गांधी रिटर्न करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में रिटर्न करते ही उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, और जेल थी पूना में, एक यरवड़ा जेल है, यरवड़ा। तो यरवड़ा जेल में महात्मा गांधी बंद है भाई, ठीक है। अब जैसे ही सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, क्योंकि महात्मा गांधी तो बीच में से ही आ गए थे, तो जब ये कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो ब्रिटिशर्स ने दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट अनाउंस कर दिया कि हम दलित को सेपरेट इलेक्शन के लिए परमिशन देते हैं। तो जैसे ही महात्मा गांधी ने ये सुना, महात्मा गांधी कहाँ पे है, जेल में, उन्होंने कहा कि मैं तो आमरण अनशन करूंगा, मैं जब तक नहीं मरूंगा तब तक मैं फास्ट करूंगा। ही डिसाइडेड टू डू फास्ट अनटू डेथ, मतलब मैं तो अब खाऊंगा कुछ भी नहीं, मर जाऊंगा। तो ये देख करके बी आर अम्बेडकर को कुछ लोगों ने कुछ कन्विंस किया, तो बी आर अम्बेडकर जो हैं जाते हैं महात्मा गांधी से जेल में मिलने के लिए, और फिर दोनों एग्री कर जाते हैं कि ठीक है। बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सेप्ट नहीं करेंगे और एक साथ मिलकर के फाइट करेंगे, क्योंकि अगर एक साथ मिलकर के फाइट नहीं करेंगे तो अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, डिवाइड एंड रूल, और ये डिवाइड एंड रूल को ब्रेक करना है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड नहीं करेंगे। तो देयरफॉर महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में एक समझौता हुआ, उस समझौता को बोलते हैं पूना पैक्ट। पूना क्यों, क्योंकि पूना में जेल में हो रहा है, पूना यरवड़ा जेल, तो वहीं पे हुआ, तो उसको बोलते हैं पूना पैक्ट। सी Dr. B.R. Ambedkar organized Dalits into a depressed class association in 1930. B.R. Ambedkar ने एक नई एसोसिएशन बनाई जिसका नाम था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। अच्छा, और महात्मा गांधी के साथ उनका क्लैश हो गया, कहाँ पे, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और वो कहाँ पे हो रही थी, लंदन में।
वहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की गई और वो दलित को असाइन भी कर दिया 1932 में। तो जैसे ही असाइन किया तो महात्मा गांधी ने फास्ट कर दिया अनटू डेथ तक, और फिर 1932 में ही पूना पैक्ट हुआ येरवड़ा जेल में बिटवीन महात्मा गांधी एंड BR अम्बेडकर। सो ये आपने देख लिया, पहले अनटचेबल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, फिर उनको सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट देने के बाद महात्मा गांधी अनशन करेंगे, और अनशन करने के बाद BR अम्बेडकर उनसे मिलेंगे, समझौता करेंगे, और सेपरेट इलेक्टोरेट जो कि दलित्स को लिया गया था उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। राइट। तो इससे पता क्या चला? इससे पता ये चलता है कि CDM मूवमेंट जब चल रहा था तो उसमें अनटचेबल्स, जिनको दलित बोला गया 1930 में, वो कम पार्टिसिपेशन शो करेंगे। यानी कि सोसाइटी का एक इतना बड़ा हिस्सा उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब इसमें और कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? नंबर 2 पे आते हैं मुस्लिम्स। अब मुस्लिम क्यों नहीं पार्टिसिपेट करे? स्टूडेंट्स याद करो, NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट भी कहते थे। खिलाफत मूवमेंट क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो मूवमेंट महात्मा गांधी ने चलाया, जिसमें हिंदूज़ को और मुस्लिम्स को इकट्ठा किया, ठीक है, और इकट्ठा करके मूवमेंट चलाया। वो सपोर्ट किसकी कर रहे थे? हम मुस्लिम की सपोर्ट कर रहे थे। क्यों सपोर्ट कर रहे थे वो आपको याद होगा, नहीं याद है तो पिछली वीडियो देख लो। ठीक है, तो महात्मा गांधी और यानी कि हिंदूज और मुस्लिम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बट महात्मा गांधी को वो मूवमेंट बीच में ही रोकना पड़ गया 1922 में, क्योंकि चौरा चौरी एक इवेंट हो गया, वहाँ पर लोगों ने पुलिस को जला दिया। क्योंकि अब मुस्लिम्स ने क्या सोचा कि हमारा जो मूवमेंट चल रहा था महात्मा गांधी ने रोक दिया बीच में ही। क्यों रोक दिया भाई? क्यों रोका? अगर रोक दिया तो उसको पूरा चला लेते, ठीक है, हमारी सपोर्ट कर रहे थे तो पूरे से करते। तो मुस्लिम इससे नाराज हो गए। तो मुस्लिम जब नाराज हो गए तो जो ये वाला मूवमेंट आया CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो इस मूवमेंट में मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, अब मुस्लिम तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम्स के पास सेपरेट इलेक्टोरेट ऑलरेडी है, 1909 में ही मिल गया था उन्हें। ठीक है, अब मुस्लिम तो अलग से इलेक्शन लड़ते हैं। तो मुस्लिम के एक जो पार्टी थी मुस्लिम लीग, उसमें एक लीडर थे, उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये जो मोहम्मद अली जिन्ना है, ये क्या कह रहे हैं? ये कांग्रेस के लीडर्स को बोलते हैं कि हमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट मिला हुआ है ना, यानी कि हम जो अलग से इलेक्शन लड़ते हैं ना, हमें वो सेपरेट इलेक्टोरेट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट होता क्या है? अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये होता है कि अगर कभी इलेक्शन हो तो अगर मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया है तो जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होगा वो मुस्लिम होगा, और जो वोट देंगे वो भी मुस्लिम होंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई ना कोई मुस्लिम ही जीतेगा। राइट, समझ गए? ऐसे ही अगर दलित्स को अगर BR अम्बेडकर एक्सेप्ट कर लेते तो क्या होता? जो वोट देने वाले होते वो भी दलित होते, और जो इलेक्शन में खड़े हो रहे होते वो भी दलित होते। तो डेफिनेटली कोई 2 दलित खड़े हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं, 2 मुस्लिम खड़े हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जो भी जीतेगा वो उसी क्लास का होगा, है ना? तो ये है। तो मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला है। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के एक लीडर हैं, वो कहते हैं कि हम ये छोड़ देंगे, बट अगर कांग्रेस मुस्लिम्स को एक रिजर्वेशन दे दे कि इतनी सीटें कम से कम मुस्लिम्स को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो अगर रिजर्वेशन दे दिया तो रिजर्वेशन का मतलब ही तो सेपरेट इलेक्टोरेट जैसा ही तो हो गया कि मुस्लिम ही इलेक्शन में खड़ा होगा तो मुस्लिम ही खड़ा होगा। दो जगह पर, अगर एक जगह पे 2 मुस्लिम ही खड़े होंगे तो मुस्लिम ही तो जीतेगा। ठीक है, तो इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना जो डिमांड कर रहे हैं कि रिजर्व करो हमारी सीटें, वो कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही थी। पर 1928 में एक बंदे हैं जिनका नाम है मिस्टर MR जयकर। ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष, मतलब उस महासभा के मेंबर थे। इन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं, ये अड़ गए भाई। तो ये अड़ गए तो मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात छोड़ दी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट जो हम कह रहे थे कि नहीं लेंगे, वो अब हम लेकर ही रहेंगे, हमारे पास है, हम इसे कंटिन्यू करेंगे। और इसी को फ्यूचर में बोलते हैं कि यही धीरे धीरे और गैप बढ़ गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान भी बनेगा। ठीक है, क्योंकि जो कांग्रेस के लीडर हैं वो मान नहीं रहे थे कि इनको थोड़ी रिजर्वेशन दे दी जाए। ओके, ठीक है।
ठीक है जी। अब इस पूरे चैप्टर का लास्ट पार्ट आ गया है। टॉपिक का नाम है कलेक्टिव बिलोंगिंग। अच्छा, पूरे चैप्टर में हम बोलते रहे हैं नेशनलिज्म नेशनलिज्म नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म का मतलब मैं आपको बता दूं, नेशनलिज्म का मतलब होता है देशभक्ति, या फिर एक जगह पे अगर सपोज करके एक जगह पे 10 कल्चर के लोग रहते हैं, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन, कोई पारसी, ये वो बहुत सभी रिलीजन के लोग रहते हैं। ठीक है, सभी के सभी रिलीजन के लोगों का कल्चर टोटली अलग है। ठीक है, बट क्या कोई ऐसी चीज़ है जो उन सबको इकट्ठा कर दे, उन सब की फीलिंग्स को इकट्ठा कर दे? अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसे ही कहते हैं नेशनलिज्म। जैसे ये 10 अलग अलग कल्चर के लोग हैं, इन सब के ऊपर अंग्रेज जुल्म करें, टॉर्चर करें, अत्याचार करें, तो ये 10 के 10 लोग इकट्ठे हो जाएं कि हमारे ऊपर कौन अत्याचार कर रहा है, ये ब्रिटिशर, चलो इसको मार के भगाएं। जब इसको मार के भगाएंगे तो पहले इकट्ठा होना पड़ेगा, तो जब ये इकट्ठे होंगे इसी को बोलेंगे नेशनलिज्म। तो टॉपिक देखो, कलेक्टिव बिलोंगिंग, एक साथ कैसे जुड़ेंगे? तो एक साथ जुड़ने के लिए क्या हुआ, देखो उस टाइम पे जो मुस्लिम्स थे उनकी प्रॉब्लम अलग है, शेड्यूल्ड कास्ट यानी दलित हैं उनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, किसानों की प्रॉब्लम अलग है, डिफेंस वालों की प्रॉब्लम अलग है, सबकी प्रॉब्लम अलग है। तो इकट्ठे होंगे कैसे? तो सबको इकट्ठा करने के लिए क्या किया गया, देखो सबको इकट्ठा करने के लिए क्या करेंगे, कोई पुराने गाने गाएंगे ताकि वो पुराने गाने सबको याद आएं तो सभी गा लें, जिसे फोक सॉन्ग कहते हैं, लोकगीत। फिर क्या करेंगे, एक बंदे हैं जिनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने वंदे मातरम भी लिखा है, और वंदे मातरम किस बुक में लिखा था, आनंद मठ में। ठीक है, तो जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं वो इन सब को जोड़ने के लिए क्या करेंगे कि इस इंडिया में सभी लोग रहते हैं, वो चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, इतने सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। जिस लैंड को वो यूज़ करते हैं, जिस ज़मीन पे वो रहते हैं, उस ज़मीन को बोलते हैं भारत माता। कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है बंकिम चंद्र चटर्जी। इस लैंड को क्या बोलता है? मदर। अब हर बंदे की फीलिंग अपनी माँ के साथ क्लोज होती है, हर बच्चे का, हर बेटी का अपनी माँ से क्लोज रिश्ता होता है। तो जब हम इंडिया को, पूरे भारत को एक माँ बना देंगे तो सबका रिश्ता जुड़ जाएगा ना, चाहे वो किसी भी रिलेशन का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सभी अपनी माँ से प्यार करते हैं। तो देयरफॉर इसलिए जो उसने बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया, उससे लोगों के अंदर एक अच्छी फीलिंग आई, एक फीलिंग आई कि ये तो किसान क्या बोलता, मेरी भारत माता, जो आर्मी वाले हैं वो क्या बोलता है, मेरी भारत माता, इंडस्ट्री वाला बोलता मेरी भारत माता, जो वुमेन्स है वो भी बोल रही है मेरी भारत माता। तो जब सबकी माँ कॉमन है तो सब अलग अलग कैसे हो सकते हैं, सभी को तो इकट्ठा होना पड़ेगा। तो यही तो थी, इकट्ठा करने के लिए नेशनलिज्म बनाया इन चीज़ों ने, लोकगीतों ने, फोक सॉन्ग्स। ठीक है, और ये अपना भारत माता की फ़ोटोज़ बनाई। ठीक है, तो ये जो चीज़ें बनाई इसने क्या किया, लोगों को इकट्ठा कर लिया। तो अब मैं आपको फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ये फ़ोटो देखो भारत माता की। ठीक है, ये फ़ोटो देखना, 3 तरह की फ़ोटो है। एक तो फ़ोटो ये है जिसमें बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाई, उसके अंदर तो भारत माता को शांत दिखाया गया है। ठीक है, वो रिलैक्स हैं। एक जो अगली फ़ोटो मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है, उस फ़ोटो में आप देखना कि उसमें उनको एग्रेसिव दिखाया गया, उसमें एलिफेंट है उनके साथ, उसमें लॉयन है उनके साथ। ठीक है, एक फ़ोटो इसमें दिखाएंगे जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू एक बुक पकड़ के खड़े हैं, उस बुक में भारत का नक्शा भी है, उस नक्शे के अंदर भारत माता की फ़ोटो भी है ना। तो आओ देख लेते हैं इस फ़ोटो को। तो सबसे पहले तो ये फ़ोटो देख लो। इस फ़ोटो में आप देख पा रहे हो ना, इस फ़ोटो में क्या है, इस फोटो में है भारत माता जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाई है। इसमें ये रिलैक्स मोड में है। अब ये भारत माता की जो फ़ोटो है ये लोगों को इंस्पायर करेगी, सबके अंदर फीलिंग लेके आएगी कि हमारी सबकी जो माँ है वो एक है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। ये देख लो सेकंड फ़ोटो, इसमें जवाहरलाल नेहरू क्या कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू के हाथ में ये देख रहे हो, ये जो बुक है ना, इस बुक पे देखो नक्शा छपा है इंडिया का, उस नक्शे के अंदर, उस मैप के अंदर भारत माता है। ठीक है, ये भी लोगों को क्या करेगी, इंस्पायर करेगी कि हमारे लीडर्स देखो क्या कर रहे हैं, हमारे लीडर्स का लव देखो अपनी कंट्री के लिए। ठीक है, अच्छा ये थर्ड फिगर देखो,
इस फोटो में देखो भारत माता को थोड़ा एग्रेसिव दिखाया है, इसमें त्रिशूल है उनके पास। इस त्रिशूल का मतलब है कि वो अटैक करेंगी। उनके सामने एक लॉयन बैठा है, उनकी बैक साइड पे कौन है, एक हाथी है। इसमें बहुत पावरफुल दिखा रखा है, ठीक है। तो ये जो शांत है ये तो नॉन वायलेंस दिखा रहा था, ये जो एग्रेसिव है ये दिखा रहा है कि लोग अब भड़के हुए हैं, लोग अब एग्रेसिव हो चुके हैं, अंग्रेज़ों को मार के भगाएंगे, ठीक है। और जो जवाहरलाल नेहरू की फ़ोटो है वो भी एक अच्छा जो है साइन शो कर रही है, ठीक है ना। तो ये आपने देख लिया। तो भारत माता की इमेज किसने बनाई, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जिन्होंने आनंद मठ लिखा है, और उसी आनंद मठ में था वंदे मातरम। फोक टेल्स जो लोकगीत थे वो विलेजेस में बजाए गए, जिससे लोगों को अपने पुरानी चीज़ों का एहसास हुआ, ठीक है। और हिस्ट्री फिक्शन ये सारा कुछ। फिर एक बंदे हैं जिनका नाम है नतेशा शास्त्री, ये तमिल के फोक सॉन्ग लिखते हैं और उनकी बुक का नाम होता है फोकलोर ऑफ द सदर्न इंडिया। इस बुक के अंदर उन्होंने क्या किया, तमिल के लोगों को, जो साउथ के लोग हैं उनको मोटिवेट किया। तो साउथ के लोगों को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बुक लिखी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी हमने देख लिया था कि भारत माता की फ़ोटोज़ बना दी, ये बना दिया। अब और क्या क्या हो रहा था ये देखो। जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तो उसमें ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया, मतलब एक झंडा बनाया गया था। उस झंडे में कितने रंग थे, 3 रंग थे, रेड, ग्रीन और येलो। उसमें 8 लोटस भी थे, 8 कमल के फूल भी थे, जो दिखा रहे थे, क्या दिखा रहे थे कि उस टाइम पे कितनी प्रोविंसेस थी, कितने प्रांत थे, कितने, है ना। क्रीसेंट मून भी था, उसमें एक मून भी बनाया गया था जो कि दिखा रहा था कि हिंदूज और मुस्लिम एक हैं। ये भी लोगों को इकट्ठा कर रहा था, है ना। नेशनलिज्म ला रहा था, नेशनलिज्म। 1921 में महात्मा गांधी ने भी एक फ्लैग डिजाइन किया जिसको स्वराज फ्लैग कहते हैं। उसमें भी 3 कलर थे, रेड, ग्रीन और व्हाइट। उसमें चरखा बनाया, स्पिनिंग व्हील बनाया, जो कि लोगों को मोटिवेट करता था कि अपना काम खुद करो, अपने रोजगार, अपनी एम्प्लॉयमेंट खुद ढूंढो। ब्रिटिशर इंडियंस को बोलते थे कि इंडियंस आर बैकवर्ड, बट राइटर्स ने दिखाया इंडिया का कल्चर कितना स्ट्रांग है, इंडिया का ग्रेट पास्ट है, उनका आर्ट कितना तगड़ा, आर्किटेक्चर इतना तगड़ा है, ठीक है। कल्चर, लोग, क्राफ्ट, सब कुछ बहुत A1 क्लास है। तो ये जो इतना बढ़िया हमारा कल्चर है, ये ब्रिटिशर के आने के बाद डाउन हो गया है। ये दिखा रहे थे राइटर्स, जिससे लोगों को फीलिंग आए कि ये कल्चर तो हम सबका था, हम सबका कल्चर था, ये किसने डाउन किया, ये ब्रिटिशर्स ने डाउन किया। तो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। और आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत अच्छे से समझ आया। इफ़ यू हैव एनी डाउट, कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। और जो अगर कोई आप नया चैप्टर पढ़ना चाह रहे हो तो वो आप मुझे बता सकते हो, वो मैं आपको नया चैप्टर करा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ द एंडिंग ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच।